दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे गद्यांश, पद्यांश और जीवन परिचय को कहाँ से पढ़ना है और उसको कैसे लिखना है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कहानी, खंडकाव्य और संस्कृत खंड को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे लिखना है कॉपी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं कहानी से। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कहानी से, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपकी कोई जो कहानी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पंचलाइट अथवा बहादुर का सारांश लिखना है, अथवा कोई भी जैसे ध्रुव यात्रा, अथवा कोई भी एक कहानी जैसे पंचलाइट ले लो, इसका उद्देश्य लिखना है। ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, पहला सारांश और दूसरा कहानी उद्देश्य। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई किसी भी दो कहानी का सारांश अच्छे से याद कर लेना है, कोई एक पक्का फंस जाएगा, या फिर एक ही कहानी का सारांश और उद्देश्य याद कर लो। क्योंकि उद्देश्य अगर आप देखेंगे मॉडल पेपर में तो बहुत छोटा होता है, मतलब वो आधे पेज का होता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो उससे उसको दो पेज बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप किसी भी दो कहानी जो भी आपको इजी लगे, छोटी हो, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है। मॉडल पेपर से देख लीजिए, या फिर जो है आप यूट्यूब में समरी देख सकते हैं, या फिर जो नोट्स हो सर ने लिखवाए हो उसको आप देख लीजिए। कोई भी दो कहानी जो भी आपको इजी लगे और छोटी हो, उनका सारांश याद कर लीजिए। आपका कोई एक फंस जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद लिखना कैसे कहानी को, ये देखिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचलाइट का सारांश लिखना है, तो आप क्या करना कि सबसे पहले आप लिखना कि जैसे इस कहानी की या पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। तो आपको सबसे पहले लिखना है उसके लेखक, उसका लेखक का नाम आपको लिखना है। ठीक है। ये एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। लेखक का नाम लिखने के बाद आप लिखना कि इस कहानी में लेखक ने जैसे ग्रामीण वातावरण का वर्णन किया है, और मतलब उस कहानी का उद्देश्य क्या है, मतलब एक लाइन में लेखक का उद्देश्य क्या है उस कहानी के लिए, और उसमें कौन कौन सी समस्याएं दर्शाई गई हैं, क्या क्या दर्शाया गया है, वो सब आपको 2-3 लाइन में लिखना है स्टार्टिंग में, सारांश में। ठीक है। और अगर आप देखेंगे ये सब आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे उसमें सारांश से पहले स्टार्टिंग में 4-5 लाइनें होती हैं जिसमें वो ये सब वर्णन होता है, मतलब ये ग्रामीण वातावरण का और जो भी समस्याएं हैं इस पर जोर दिया गया है, इसका चित्रण किया गया है। ठीक है। लेखक द्वारा। तो वो सब आपको पूरा याद नहीं करना, सिर्फ आपको 2-3 लाइन जो भी मतलब इजी हो वो सब वो याद कर लेना। ठीक है। तो आपको लेखक का नाम लिखना है और 2-3 लाइन लिखनी है, ग्रामीण वातावरण का वर्णन किया है, इस तरीके का। ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है इस कहानी का सारांश निम्नलिखित है। फिर इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हेडिंग वाइज डाल के लिख सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 4-5 हेडिंग बना के हर हेडिंग में 4-5 लाइन लिख के आप सारांश लिख सकते हैं, या फिर आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे अगर आप हेडिंग बना के लिखेंगे तो ज्यादा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद जब आप कहानी लिख दोगे तो ये आपको 2 पेज की लिखनी है। जीवन परिचय में पिछले वाले जो वीडियो में बताना भूल गया था, जीवन परिचय आपको लिखना है 2 से 2.5 पेज। ठीक है। तो कहानी इस तरीके से लिखनी है। आपको पॉइंट कहां से याद करनी है, आपको मॉडल पेपर से देख लेनी है। ठीक है। अगर आपको उसकी भाषा कठिन लगे तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब में उसकी समरी देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि मेन होता है समझना। अगर आपको समरी आ जाएगी तो आप बना के लिख दोगे। ठीक है। कैसे लिखना है, तो आपको उसका लेखक का नाम लिखना है और 2-3 लाइन आपको अपने मन से, मतलब उसका जैसे ग्रामीण वातावरण का वर्णन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उस कहानी का, या उसमें उस कहानी का उद्देश्य क्या है, या फिर किसका वर्णन किया गया है, कौन सा दृश्य का किस पे जोर दिया गया है, क्या समस्याओं का वर्णन किया गया है, उस तरीके का आपको मॉडल पेपर में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो वो आपको याद कर लेना है और फिर आपको सारांश लिखना है। हेडिंग बना के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके बाद आता है खंडकाव्य। ठीक है। तो इसके बाद आता है खंडकाव्य। इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी एक ऑप्शन में आता है
इसमें या तो पूछता है वो आपका सर्ग का संक्षिप्त वर्णन, या फिर वो आपको पूछता है चरित्र चित्रण। ठीक है, कुल जो खंड काव्य है अगर हम देखेंगे अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो वो 8 या 9 है। ठीक है, जो कुल खंड काव्य है। और अगर हम देखें तो जिले वाइज सबके अलग अलग हैं, तो आप एक बार अपने जिले का आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है वो देख लेना। ठीक है, उस हिसाब से आप याद कर लेना। जैसे मेरे जिले में था श्रवण कुमार। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा अगर आप देखेंगे तो आपका जो खंड काव्य है उसमें 8 या 9 सर्ग होंगे, ज्यादा सर्ग होंगे। ठीक है, तो सबकी समरी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो आप क्या करना, सर्ग को छोड़ देना। आप अगर देखेंगे चरित्र चित्रण वाला सेक्शन तो उसमें से श्रवण कुमार वाला में श्रवण कुमार था और दशरथ था, तो 2 या 3 चरित्र चित्रण होंगे, तो उनको आप याद कर लीजिए, कोई एक फंस जाएगा क्योंकि चरित्र चित्रण एक आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक चरित्र जो भी जितने भी चरित्र चित्रण खंड काव्य के उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, सर्ग मत करिएगा। ठीक है, तो जो आपके नोट्स और टीचर ने बताए हैं उससे पढ़ लीजिए, या फिर जो है आप मॉडल पेपर से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखना कैसे चरित्र चित्रण को ये देख लीजिए। तो चरित्र चित्रण को आपको वैसे लिखना है कि आपको वह लिखना है कि इस खंड का, जैसे श्रवण कुमार खंड का आपके लेखक कौन है, तो आपको लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, जिसका चरित्र चित्रण पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे श्रवण कुमार में ऐसे 2 चरित्र चित्रण है, श्रवण कुमार राजा दशरथ। जैसे राजा दशरथ का आया तो आप लिख सकते हो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है, और इसके अलावा वो प्रजापालक थे, या और उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, किसके पुत्र थे वो, तो इस बारे 1-2 आपको लाइन लिखनी है उनके बारे में। ठीक है, कुछ ना कुछ लिख देना। ठीक है, इसके बाद फिर आपको लिखना है इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं लिखने के बाद फिर आपको हेडिंग वाइज उनकी विशेषताएं लिखनी है 4 या 5। ठीक है, हेडिंग वाइज जैसे अगर जैसे श्रवण कुमार का आ जाए तो श्रवण कुमार में आप लिख सकते हैं जैसे सत्यवादी, आप लिख सकते हैं मातृपितृ भक्त, आज्ञाकारी। ठीक है, सत्यवादी, इस तरीके की आप 4-5 हेडिंग बना लीजिए और उसमें आप 3-4 लाइन लिख दीजिए हर हेडिंग में। ठीक है, हेडिंग बना के लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा पैराग्राफ वाइज। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 पेज लिखना है और एंड आपको क्या करना है, एंड में आपको लिखना है इस प्रकार कहा जा सकता है कि ठीक है, और जो भी जैसे आप जिसका भी चरित्र चित्रण लिखो उसमें आपने जो भी हेडिंग बनाई है ना, जो विशेषताएं की हेडिंग बनाई है वही आपको लिख देना। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने आज्ञाकारी, मातृपितृ भक्ति सब बनाया था, तो मैं लिख दूंगा कि श्रवण कुमार, इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्रवण कुमार सत्यवादी, आज्ञाकारी, मातृपितृ भक्त थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में एक लाइन जरूर जोड़नी है, इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो श्रवण कुमार जिसका चरित्र लिख रहे हैं और जो आपने हेडिंग बनाई है ना वही आपको हेडिंग लिख देनी है थे। ठीक है ना, जो उनकी क्वालिटी है। तो इस तरीके से आपको खंड काव्य लिखना है। ठीक है, तो आपको कहानी भी 2 पेज की लिखनी है, खंड काव्य भी 2 पेज का लिखना है, जीवन पढ़ी आपको 2 से 2.5 पेज लिखना है। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों में कॉमन चीज देखी जाए तो वही यही है कि आपको दोनों के लेखक का नाम लिखना है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-3 लाइन मतलब लिख देना है। जैसे इसमें आपको उस श्रवण कुमार जैसे जिसका ही पूछा उसके बारे में थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख देनी है। उस कहानी में आपको थोड़ा सा लेखक ने उस क्या मतलब एक तरीके का उद्देश्य लिख देना है, किस पे जोर दिया है, क्या किस समस्या का वर्णन किया गया है, किस वातावरण का वर्णन किया गया है, किस प्रकार के दृश्यों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा स्टार्टिंग में 2-3 लाइन लिखना है सारांश से पहले या चरित्र चित्रण या विशेषताओं से पहले। ठीक है, इसके बाद आता है संस्कृत खंड जिसमें आते हैं गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश में आपके दो ऑप्शन में आते हैं। इसमें आपके संदर्भ आता है और व्याख्या आती है। तो आपको क्या करना है कि आप मॉडल पेपर में जाइए या फिर जो नोट्स हो तो 4 या 5 आपके चैप्टर होंगे गद्यांश में और हर में 3 या 4 गद्यांश है। ठीक है, तो उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लीजिए। और इसमें तो जो अगर आपको संस्कृत से हिंदी अगर ट्रांसलेशन अनुवाद करना अगर आपको आता है, बेसिक अच्छे से आता है, तो फिर आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। अगर उसमें जैसे संस्कृत से हिंदी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा बालकस्य, तो यहाँ पे अस्य का अर्थ होता है काकी के, तो यहाँ पे अर्थ निकल सकता है बालक का या बालक के। ठीक है, काकी के अर्थ में निकलता है अस्य का अर्थ। ठीक है, जैसे कहीं पे अगर मैं बालकीन लगा दूं तो यहाँ पे एन का अर्थ क्या होता है से।
ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल अगर संस्कृत से हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जैसे टेंस होता है इंग्लिश में, तो वैसे ही आप संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन आप यूट्यूब में देख सकते हैं, अगर 2-3 घंटे की वीडियो, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही नहीं तो मतलब आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो वो आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या है, गद्यांश में जैसे 5 लाइन का गद्यांश आया तो 5 लाइन की व्याख्या बनेगी, आपको अपने मन से एक भी लाइन नहीं जोड़नी है, ठीक है। और इसके बाद आता है पद्यांश। तो इसमें जैसे अगर आपको गद्यांश में प्रॉब्लम आ रही संस्कृत टू हिंदी में ट्रांसलेशन करने में, तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग के 2 जो चैप्टर के गद्यांश है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, कोई एक फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पद्यांश। ठीक है, तो पद्यांश में जो है अगर हम संस्कृत हिंदी में संस्कृत खंड की बात करें तो इसमें एक चैप्टर है श्लोक नाम से, संस्कृत श्लोक, जिसमें 10 से 12 श्लोक हैं, उसमें से एक पक्का फंस जाएगा। तो उन 10-12 श्लोकों का अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें मेन जो व्याख्या होती है, ठीक है, तो वो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगी या सर ने लिखवाए होंगे नोट्स में, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप चाहे तो 1-2 लाइन मतलब 2-3 लाइन अर्थात लगा के जोड़ सकते हैं। गद्यांश में क्या होता है कि जैसे 5 लाइन का अगर आपका गद्यांश है तो आपको 5 लाइन का ही अनुवाद लिखना है, आपको अपने मन से एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना। पद्यांश में क्या होता है कि आपको जितने वर्ड, जैसे वाले एक श्लोक है 2 लाइन का, 4 लाइन का, तो आपको उस 4 की आप 6-7 लाइनें बना सकते हो। आप जैसे आपने उसका अर्थ लिखा, फिर आप उसके बाद अर्थात लगा के भी 2-3 लाइन जोड़ सकते हो, ठीक है। तो पद्यांश में आप जोड़ सकते हो, गद्यांश में नहीं जोड़ सकते। तो इस तरीके से आपको संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को लिखना है और याद करना है मॉडल पेपर से, ठीक है। और इस तरीके से आपको कहानी, खंड काव्य और संस्कृत गद्य में गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद व्याकरण और रस छंद अलंकार निबंध को कैसे लिखना है, कितने पेज का लिखना है, ठीक है, और किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए उस व्याकरण में या और निबंध में, तो उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसकी भी जल्द से जल्द बनेगी सीरियल वाइज, तो इसलिए जुड़े रहिए।